प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर थर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है। जिसमें हम पेपर थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए लेक्चर 10 से पहले अगर हम थोड़ा सा लेक्चर 9 की बात कर लें कि लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या डिस्कस किया था, देखेंगे कि इसमें हमने ये देखा था कि चतुर टर्मिनल जालक क्या होता है। समझा था हमने चतुर टर्मिनल जालक, चतुर टर्मिनल जालक क्या होता है, और इसका दूसरा नाम हमने देखा था क्या होता है, द्विपोर्ट जालक। द्विपोर्ट जालक, इसके बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी कि लेक्चर नंबर 09 में हमने इसको डिस्कस किया था कि द्विपोर्ट जालक या चतुर टर्मिनल जालक क्या होता है। और इसके साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें चतुर टर्मिनल जालक के चतुर टर्मिनल जालक के प्राचल। ठीक है, चतुर टर्मिनल जालक के प्राचलों को भी इसमें डिस्कस किया था। कितने प्रकार के इसमें प्राचल थे हमारे पास, तो हमने कल आपको बताया था 3 प्रकार के प्राचल थे। कौन कौन से थे? एक तो था आपका, शॉर्ट में बात करता हूँ मैं, ठीक है, फिर एक एक करके जब स्टडी करेंगे तो बड़ा फुल फॉर्म भी देख लेंगे और शॉर्ट फॉर्म भी इसकी देख लेंगे। तो क्या है इसका? जेड प्राचल। कौन सा प्राचल था पहला? जेड प्राचल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बड़ा सा नाम क्या होता है? खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। दूसरा प्राचल कौन सा बताया था? वायु प्राचल। और तीसरा प्राचल कौन सा होता है? एक्स प्राचल। ये हमारे प्राचल होते हैं। ठीक है, अब इसमें चलिए इतना हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हमने इस प्राचल को ड्राइव करने के लिए हेडिंग डाली थी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चतुर टर्मिनल जालक के प्राचल, जिसमें हम पढ़ रहे थे पहला खुला परिपथ, खुला परिपथ प्रतिबाधा, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, जेड। ठीक है, इसके लिए हमने डायग्राम बना लिया था, एक सिंपल चतुर टर्मिनल जालक बनाया था, जिसमें V1 और I1 क्या थी आपकी? V1 और I1 क्या होती है? V1 होती है आपकी निवेशी वोल्टता, और I1 क्या होती है आपकी? निवेशी धारा, और V2 क्या होती है? निर्गत वोल्टता, और I2 क्या होती है? निर्गत धारा। ठीक है, तो उसी के आधार पर एक हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क बना लिया था, और अब उसको लेके हम इसको ड्राइव करेंगे कि खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल यानी जेड प्राचल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो देखिए इधर एक छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ जो मैंने कल बनाया था। V1 1 और 1 सिरा, 2 और दूसरा इधर था आपका V2
और धारा थी इसमें I2 और इसमें धारा थी I2। ठीक है, देखिए कुल मिला के कितने इसमें वेरिएबल हैं, V1, V2, I1 और I2। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे। तो जेड पर चुके देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना V1 तथा V2, माना V1 तथा V2 परतंत्र चर है। परतंत्र का मतलब मैं बताऊंगा डिपेंडेंट, परतंत्र चर तथा I1 व I2 स्वतंत्र चर है। V1 V2 परतंत्र चर तथा I1 I2 कैसे हैं, स्वतंत्र चर है। तो चित्र आपको बनाया गया था, ठीक है, उसमें V1 और V2 जो निवेशी बोलता है और निर्गत बोलता है उसको हमने परतंत्र चर मान लिया। यानी कि इनके परतंत्र का मतलब क्या है कि V1 और V2 के मान किसी दूसरों के मानों पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। ठीक है, और I1 और I2 कैसे मान लिए, स्वतंत्र चर मान लिए। यानी कि इनके जो मान हैं वो किसी दूसरे मानों पर या किसी दूसरे चरों पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, अब V1 और V2 को परतंत्र माना है, इसका मतलब ये किसी ना किसी पर निर्भर करेंगे। किस पर निर्भर करेंगे, V1 और V2 किस पर निर्भर करेंगे, I1 और I2 पर। ठीक है, I1 और I2 पर। इस चीज को देखिए जरा। अब आता है V1 V2 तथा कैपिटल V से ज़्यादा सही रहेगा, इस प्रकार से, तथा I1 व I2 में निम्न संबंध प्राप्त होता है, निम्न संबंध प्राप्त होगा। क्या संबंध प्राप्त होगा, देखिए कि V1 का जो मान है वो डिपेंड करता है I1 और I2 पर। यानी V1 को हम फंक्शन मान सकते हैं किसका, I1, I2, ऐसे लिख दिया। V1 इज द फंक्शन ऑफ I1, I2, यानी V1 का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 और I2 पर। ऐसे ही इसको हम देख लेंगे V2 को, V2 का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, I1, I2। समीकरण नंबर 1 डाल दिया और ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। यानी V1 और V2 परतंत्र हमने डिपेंडेंट वेरिएबल माने हैं, इनके मान किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आपके I1 और I2 पर। तो इस आधार पर हमने दो समीकरण अपने निकाल लिए कि V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2 और V2 इज द आल्सो फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, चलिए अब इन समीकरण 1 और 2 से देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको यही लिख दे रहा हूँ, देखिए कि आपने अवकलज समीकरण लिखा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, तो इसमें देखिए जरा, समीकरण 1 व 2 को पूर्ण अवकलज समीकरण में लिखने पर, समीकरण 1 और 2 को पूर्ण अवकलज समीकरण के रूप में लिखने पर, पूर्ण अवकलज समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखो जरा ध्यान से समझेंगे, ये जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपने मैथ में पढ़ी है। ठीक है, किस प्रकार से लिखते हैं इसको यहाँ से देखिए जरा, कि पहले V1 को लेके चलते हैं, तो dV1, ठीक है, dV1 आ गया। अब क्या होगा देखिए, डेल स्मॉल डेल आएगा, आंशिक वाला, डेल V1 अपॉन पहले क्या फंक्शन I1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर I1 और यहाँ आ जाएगा पूर्ण अवकलज DI, एक स्टेप हो गया। अब I2 के लिए इसी में लिखेंगे dV2 बाद में आएगा, पहले डेल V2 आएगा, डेल V2 अपॉन
V2 तो V1 ही चलेगा ना, V1 के लिए तो नहीं चल रहा है इसलिए V1 ही आएगा। तो डेल V1 अपॉन डेल I2 आ जाएगा, तो दूसरा फंक्शन ले रहा है ना I2, और इधर आ जाएगा आपका dI2। ठीक है, देख लीजिए एक बार, V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। एक बार I1 के लिए लिख लिया V1, और एक बार V1 किसके लिए लिख लिया I2 के लिए, यानी यहाँ पर ये थी। यहाँ ध्यान रखना है, ये पूर्ण अवकलज और ये आंशिक अवकलज है, ये पूर्ण अवकलज और ये आंशिक अवकलज है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसको समीकरण नंबर डालोगे 3, ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 3। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं हटा दूँ इधर से, देखिए समीकरण 3 हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार हम समीकरण 1 और 2 को लिख लिया ना, समीकरण 2 से इसको भी हटा दो। ऊपर हेडिंग है, आप लोगों ने डाल दी क्योंकि अब मुझे थोड़ा ज़रूरत है कि जगह की होती है, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 को भी लिख लीजिए। क्या आ जाएगा, जहां V1 है वहां क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा, जहां V1 है वहां क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा, है ना। तो कर लीजिए जरा, dV2 बराबर डेल V2 अपॉन डेल I1। ओके, और इधर आ जाएगा dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2, और क्या आ जाएगा dI2। सेम है, देखिए जहाँ V1 है वहाँ V1 यहाँ क्या कर दिया है V2 समीकरण 2 के लिए। बाकी सारी चीज़ें I1 I2 दोनों जो फंक्शन थे, ठीक है, स्वतंत्र थे, तो उनको जैसा यहाँ है वैसा सेम इसमें है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 4, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इसको भी हटा के ऊपर ही लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 3, तो एक साथ लिखा रहेगा, जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे इसको। समीकरण नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, वो 4 लिखा है, तो यहाँ भी लिख दे रहा हूँ डेल V1 डेल I1 और ये dI1। ओके, प्लस डेल V1 डेल I2 dI2, ये आ गया समीकरण नंबर 3 आपका। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसमें एक दो लाइन लिखेंगे। देखिए जरा, ये आपका पूर्ण अवकलज है, और ये अगर हम ये मान लें, अच्छा V1 V2 आपको पता है कि यहाँ पर V1 V2 क्या है, V1 आप जानते हैं निर्वेशी वोल्टा और V2 निर्गत वोल्टा। ठीक है, I1 निर्वेशी धारा और I2 निर्गत धारा है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं, जब इस प्रकार यदि प्रत्यावर्ती संकेत, वोल्टा और जो धारा है, कौन सी धारा है, यहाँ वोल्टा की बात हो रही है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा की बात हो रही है, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टा तथा धारा का मान, जो हमने परिपथ बनाया था उसमें V1 V2 दिखाए थे कि नहीं, I1 I2, तो वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा ही थे, उसी के बारे में हम ये लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का मान, अब इसमें निवेशी धारा भी आ गई और निर्गत वोल्टा और निवेशी वोल्टा दोनों ही है इसमें, धारा का मान अति अल्प हो, अति अल्प कोटि का हो, तब समीकरण 3 व 4 को, तब समीकरण 3 व 4 को समीकरण 3 व 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है।
समीकरण 3 व 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। देखो क्या हमने माना है। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी भौतिक राशि है जैसे V1, कोई भी भौतिक V1 का I1, आप संवेग P1, द्रव्यमान कुछ भी ले सकते हैं। द्रव्यमान ले रहे हैं जैसे M है और एक हमने ले लिया DM, तो दोनों में से ये वो DM का मतलब क्या होता है, इसका एक छोटा भाग। क्या मतलब इसका, इस M का मतलब क्या है, छोटा भाग। ठीक है, अब अगर इस M का ही मान हम क्या मान लें, अति अल्प मान लें। ठीक है, इस ये तो इसका छोटा भाग है ही, और इसका ही मान हम क्या मान लें, अति अल्प है, छोटा है बहुत, तो लगभग इन दोनों के मान कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का मान अत्यल्प कोटि का हो, तब समीकरण 3 व 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रकार लिखेंगे, जहाँ dV2 है वहाँ V2 लिख देंगे, जहाँ डेल V2 है वहाँ V2 लिख देंगे, जहाँ डेल I1 है वहाँ I1 लिख देंगे। यानी कि अब हम कैपिटल D और स्मॉल जो डेल है वो हटा देंगे, जैसा है बाकी सेम लिख देंगे। देखो समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, क्या मिलेगा, समीकरण 3 से V1 बराबर V1 अपॉन I1 इंटू I1। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या, जैसे ही आपको ये मिलेगा सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आएगी, अरे सर I1 से I1 तो कैंसिल हो गया, आप फटाफट क्या करोगे, कैंसिल से वो I1 से I1 ये कैंसिल कर दोगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा कर दोगे तो वापस घूम फिर के वही आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। हालांकि दिखाई दे रहा है बड़ा अच्छा लगेगा काटने में, लेकिन इसको काटना नहीं है। तो I1 से I1 नहीं कैंसिल करना है। अब देखिए प्लस इधर और क्या है, V1 अपॉन I2, और इधर क्या आ गया I2, ना ही यहाँ पर काटना है, कहीं भी कोई चीज़ अभी कैंसिल नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें। इसको देखो V1 बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन I1 क्या होता है, देखो V1 अपॉन I1 क्या होती है, वोल्टता और धारा का जो अनुपात होता है, क्या होता है, ओम के नियम से देखो क्या होता है, R बराबर V अपॉन I होता है। यानी वोल्टता और जो धारा का अनुपात होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पर हम प्रतिरोध तो पढ़ नहीं रहे, अगर आप इसकी हेडिंग देखेंगे जो कि आपने नोट की हुई है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वोल्ट क्या लिखा है उसमें, खुला परिपथ प्रतिबाधा, प्रतिबाधा लिखी है ना, तो यहाँ प्रतिरोध के लिए क्या यूज करेंगे, प्रतिबाधा। तो ये V1 अपॉन I1 ये एक प्रतिबाधा का रूप है, तो इसको हम लिख देंगे Z11। 1 और 1 है, पहचानने के लिए हमने सफिक्स 1 और 1 के लिए 1 और 1 लिख दिया। और V1 अपॉन I1 क्या है, हमारी Z11, ये हमें प्रतिबाधा मिल गई। और I1 ये ऐसे लिख दिया। इसको भी क्या है, ये भी क्या है आपका वोल्टता और धारा का अनुपात है, हालांकि निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात है, लेकिन है तो प्रतिबाधा ही ना। कौन सी प्रतिबाधा है ये, अग्र अंतरिक्ष प्रतिबाधा इसको बोलते हैं। अभी नाम लिखा देंगे हम सबके, V1 अपॉन I2 क्या बोलते हैं, अग्र अंतरिक्ष प्रतिबाधा है। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस है ना। तो देखो जरा, इसको लिख दिया हमने 1 और 2, जो ऊपर नीचे होता है उसी को सफिक्स में, उसी के अंदर सफिक्स में लिखते हैं। Z12 और इनटू क्या आ गया यहाँ पर, ये आपका I2 आ गया। ठीक, ये समीकरण आपका कौन सा आ गया, 5। समीकरण नंबर कौन सा आ गया आपका, ये 5 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार समीकरण 4 को देख लेंगे। समीकरण 4 से क्या है, देखिए समीकरण 4 से अब बताइए आप लोग खुद देख सकते हैं, V2 बराबर V2 अपॉन I1 इंटू I1, V2 अपॉन I2 इंटू I2, इसको भी लिख लेंगे। तो क्या है, V2 बराबर V2 अपॉन I1 और क्या आ जाएगा इंटू I1। याद रहे कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिबाधा का रूप बनाना है, इसलिए कैंसिल नहीं करना है। प्लस इधर क्या है, V2 अपॉन I2 और क्या हो जाएगी इंटू I2 आ जाएगा। इसको भी इसी की तरह से लिख लीजिए, V2 बराबर आपको मिल जाएगा इधर जरा, ठीक है, V2 बराबर क्या मिल जाएगा, Z21, 2 और 1 है ना, इसलिए सब इसमें क्या आएगा 21 इंटू I1 प्लस दूसरा क्या है V2 अपॉन I2 यानी Z22 और इंटू I2। समीकरण नंबर 6 आ गया।
इसको आप नोट करेंगे। देखिए इसमें ये आपका 5 और समीकरण 6, B1 और B2 का जो मान हमने निकाला है उसमें अगर आप देखें कि Z11, Z12, Z21 और Z22 ये चारों आपकी क्या है, प्रतिबाधाएं हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, यही जो चार चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं समीकरण 5 और 6 में, Z11, Z12, Z21 और Z22 यही आपके प्रतिबाधा प्राचल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबाधा प्राचल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जरा इसमें, अब इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए समीकरण 5 और 6 में यहाँ देखिए, समीकरण 5 व 6 से Z11 बराबर वैल्यू क्या लिखी है आपकी समीकरण 5 व 6 से? Z11 देखो वैल्यू क्या थी आपकी, B1 अपॉन I1। Z12 वैल्यू क्या थी, B1 अपॉन I2। Z21 क्या थी, B2 अपॉन I1। और Z22 क्या है, B2 अपॉन I2। यह उपरोक्त समीकरण प्रतिबाधा प्राचल कहलाते हैं। ठीक है, इसे लिख देंगे, उपरोक्त समीकरण खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल ब्रैकेट में क्या होता है, जेड प्राचल, है ना, कहलाते हैं। जेड प्राचल कहलाते हैं। इनके नाम और होते हैं, ये तो फॉर्मूले हो गए इनके, Z11, Z12, Z21 और ये Z22। इनके और नाम होते हैं। देखो इनके जो हिंदी में जो नाम है वो देखिए, यहाँ पे कह रहा हूँ, जहाँ Z11 इसको हम ZI से भी दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? ZI, I स्मॉल i Z के सफिक्स में है। ठीक है, तो इसका ये भी रूप होता है और इसका जो नाम होगा वो होगा निर्गत प्रतिबाधा, वो सॉरी निवेशी प्रतिबाधा। क्या होगी? निवेशी प्रतिबाधा। क्यों? आई का मतलब इनपुट, आई का मतलब क्या होता है? इनपुट। तो क्या हो जाएगी? निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, और दूसरा अगर देखें हम Z12, क्या हो गई? Z12। Z12 को हम ZF भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ZF। ZF का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको बताया था कि अग्र अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, Z12 का मतलब क्या है? अग्र अंतरित प्रतिबाधा। और Z21 को अगर आप देखेंगे तो Z21 क्या होता है? Z21 है आपका ZR। क्या होता है? ZR। ठीक है, ZR क्या होता है? उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। रिवर्स, R का मतलब रिवर्स, उत्क्रम, और F फॉरवर्ड, अग्र। ठीक है, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है,
उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा ZF ZR, और लास्ट जो बचा है Z22, इसको हम ZO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ZO, यानी कि आप O का मत देखो, I इनपुट, F फॉरवर्ड और स्मॉल r रिवर्स, और जो O बचा है आपका ये वाला, इस O को क्या बोलते हैं? आउटपुट, यानी निर्गत प्रतिबाधा। इसका नाम क्या हो जाएगा? निर्गत प्रतिबाधा। अब इन चारों जेड प्राचल के आपको नाम याद रखने, एक थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से आप क्या है कि इनके नाम याद आसानी से रख सकते हो। इसको आप याद रखेंगे IRFO, इरफो। क्या याद रखेंगे? इरफो। क्रम से ही है IRFO, इरफो याद रखेंगे। तो इरफो से क्या होगा, आप ये भूलोगे नहीं कि जेड कौन सा, जेड आई पहले आता है कि जेड आर पहले आता है, जेड एफ पहले आता है कि जेड ओ आता है। सबसे पहले जेड आई, फिर जेड आर, फिर जेड एफ, फिर जेड ओ, इसे बोलते हैं इरफो। ठीक है, तो जेड आई क्या है आपकी? निवेशी प्रतिबाधा। दो तो क्लियर मान लो, जेड आई और जेड ओ, एक होगी निवेशी प्रतिबाधा और एक होगी निर्गत प्रतिबाधा। एक स्पेशल लेक्चर में ये बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है कि निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V1/I1, और निर्गत प्रतिबाधा ZO बराबर V2/I2। इसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ट्रिक याद रखना इसके क्रम के लिए कि क्या क्रम होता है, और इनके फॉर्मूले जो है। अब रही बात इनके फॉर्मूले की कि ZI या Z11 का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको कैसे याद रखा जाए। तो फिर अगर आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो Z11 का मतलब क्या होता है? V1/I1, यानी कि Z आपका कौन सी? निवेशी प्रतिबाधा, और ZO निर्गत प्रतिबाधा, ZI ZR ZF अग्र अंतरित प्रतिबाधा V1/I2, और जो आपकी ZR होगी वो क्या होगी? उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा ZB2/I1। ठीक है, देखो ये वाली Z21 होगी, ये तो Z है ना। तो इनके मान हम इस प्रकार से ये अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के जेड प्राचल कितने होते हैं, कितने होंगे? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ZR, ZI, ZR, ZF और ZO, इरफो। यहाँ हालांकि मैंने F वाला पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखो ऐसे करके ना, इरफो के याद रखोगे तो कोई बात नहीं। यहाँ IFR को हमने F पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस शॉर्ट ट्रिक याद रखो, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये निवेशी होता है, ये उत्क्रम होता है, ये अग्र होता है, और ये आपका क्या होता है? निर्गत। निवेशी, अग्र, उत्क्रम और ये निर्गत। ठीक है, ये चीज़ है। तो कितने प्रतिबाधा प्राचल होते हैं आपके? 4। कौन कौन से? Z11 या ZI, Z12, ZF, Z21, ZR, इसको बोलते हैं Z21 को ZR, और Z22 वो क्या हो जाएगा आपका? ZO। ठीक, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा होती है, और उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा और आपकी अग्र अंतरित प्रतिबाधा होती है। ठीक है, तो ये जो है आपके इतने प्रतिबाधा प्राचल होते हैं। अब इनका मान देखिए किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना ही मान निकल के आना चाहिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए समीकरण 5 और 6 थे ना, समीकरण 5 और 6 से समीकरण 5 व 6 से Z11, Z12, Z21, Z22 के मान निम्न प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। निम्न प्रकार ज्ञात, अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तब तो ये हमारे प्रतिबाधा प्राचल ठीक है, अगर इतनी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। चलिए, समय की कमी के कारण जो आगे का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे। थैंक यू।